नमस्कार, ग्रीन टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश साप्ताहिकी, जिसमें हम आपको देते हैं अपने सभी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी। और इस बार हम नजर डालेंगे अपने सभी कार्यक्रमों में, जिसमें शामिल है पशुपालन, होम फार्म, खबर मुनाफे की, बातें खेती की और पूछे अपना सवाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पशुपालन से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुपालन में हम नजर डालते हैं अलग अलग पशुओं के नस्लों पर। तो इस बार हमने आपको बताया राजस्थान की प्रमुख नस्ल, जिसका नाम है मालपुरा। तो आइए जानते हैं कि मालपुरा नस्ल की क्या क्या है खूबियां। पशुपालन में हम आपको पशुओं की अलग अलग नस्लों की जानकारी देते हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नस्ल मालपुरा भेड़ की। मालपुरा भेड़ राजस्थान के टोंक जिले की देसी नस्ल है। ये राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख 8 नस्लों में से एक है। मालपुरा नस्ल ये हिंदुस्तान में भेड़ों में वन ऑफ द बेस्ट मटन टाइप ऑफ ब्रीड है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र की सबसे बढ़िया भेड़ है और इसी क्षेत्र में इसका उत्क्रांति के दौरान ये यहाँ पर तैयार हुई है। ये भेड़ बेसिकली मटन पर्पज़ के लिए इस क्षेत्र में पाली जाती है और जहाँ तक सवाल है इसकी पॉपुलेशन का, तो लगभग 4 लाख भेड़ें आज के डेट में सेंसस के अनुसार इस क्षेत्र में अवेलेबल है। और ये भेड़ इतनी अच्छी भेड़ है कि इसको इस संस्थान ने लगभग सारी ही क्रॉसब्रीड बनाने के लिए इसको एज अ बेस यूज़ किया है। इवन आज प्रोलिफिक शिप भी हमारी है, उसका भी बेस मालपुरा भेड़ ही है। तो ये जो भेड़ है ये काफ़ी मतलब अनुसंधान के हिसाब से और किसानों के लिए लाभकारी भेड़ अगर हम कहें तो ये बहुत ही अच्छी इस क्षेत्र के लिए अच्छी भेड़ है। भेड़ की मालपुरा नस्ल को आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटे कान और लंबी कदकाठी के कारण ये वजन में अच्छी होती हैं। इसकी पहचान ये है कि भूरे रंग की भेड़ है। इसका मुंह और गले तक जो ये है रंग है वो थोड़ा सा हल्का सा लाल रहता है, हल्का सा लाल या आप कहेंगे उसको कथिया रंग का रहता है। और बाकी पूरी भेड़ें भूरी रंग की रहती है, सफ़ेद रंग की। राजस्थान में ज्यादातर किसानों ने भेड़ पालन को अपनी जीवन शैली से जोड़ लिया है, लेकिन अब कुछ किसान व्यवसाय के तौर पर भी भेड़ का पालन कर रहे हैं और मालपुरा भेड़ उन किसानों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इस प्रचलन में बदलाव आया है। किसान के व्यवसाय के लिए ये बेहद लाभकारी नस्ल मानी जाती है, क्योंकि इसके रखरखाव में कम खर्च आता है और उत्पादन ज्यादा होता है। ये भेड़ इतनी प्रजनक है कि किसानों के लिए लाभकारी हो सके। जहाँ तक किसानों की बात है, ये भेड़ लगभग 1.5 साल में 2 बच्चे आराम से दे देती है। यहाँ पर हमने अनुसंधानों में पाया कि अगर हम इसको रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए अगर हम इस पर काम करें तो ये 2 साल में 3 बच्चे तक भी दे देती है। लेकिन सामान्य तौर पर ये भेड़ 1.5 साल में 2 बच्चे देने की क्षमता रखती है। और जहाँ तक अगर किसानों में भी और हमने भी देखा है कि हम साल भर इसको इसकी प्रजनन क्षमता को हम काम में नहीं लेते, क्योंकि इस क्षेत्र की कुछ लिमिटेशंस है। इस क्षेत्र में साल भर हरा चारा खाने को उपलब्ध नहीं होता। तो उस चीज़ को देखते हुए, रिसोर्सेस को देखते हुए रिप्रोडक्शन को भी हमें अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना पड़ता है। और इसको देखते हुए किसान यूजुअली करता क्या है कि जब प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसी समय वो ब्रीडिंग के लिए भी एनिमल्स को अलाउ करता है। और इसको देखते हुए साल में 1 बच्चा तो वो आराम से ले लेता है और थोड़ा सा एफर्ट करने से 1.5 साल में 2 बच्चे भी ये भेड़ दे देती है। ये भेड़ बेकार पड़ी जमीन पर चर अपना पेट भर लेती है। थोड़ा हरा चारा खाकर न सिर्फ जीवित रह सकती है, बल्कि अच्छा उत्पादन भी दे सकती है। अगर पालक के पास 100 भेड़ों का रेवड़ है तो वो साल में अपनी रेवड़ की संख्या को 150 तक बढ़ा सकता है, वो भी मामूली खर्च पर। भेड़ पालन अगर करना है तो व्यवसाय की दृष्टि से करें तभी इसको करने में फ़ायदा है। राजस्थान में एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसको लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ लिया है। यहाँ पर यूजुअली इस व्यवसाय को मतलब कई सालों से लोग अपने जनरेशन टू जनरेशन से करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें व्यवसाय का जो एक होना चाहिए था, जोश होना चाहिए, वो नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर किसानों के पास 100 200 भेड़ों के रेवड़ है, लेकिन फिर भी किसानों के पास आमदनी उस तरह से नहीं दिखती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये व्यवसाय है, वो तो उसके रहने का तरीका हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पर कमी है, इसमें मैं मतलब बिल्कुल सहमत हूँ।
और अगर इसे व्यवसाय की तरह करना है तो सबसे पहले है कि आपके पास क्या है उसकी अहमियत को जानना है। किसानों को सबसे पहले चाहिए कि मेरे पास अगर 100 भेड़ों का रेवड़ है तो हर भेड़ की अगर कीमत ऑन एन एवरेज 5 to 6,000 भी है तो उसके पास आज के डेट में 6 लाख का एक कैपिटल है। उसको ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और एक कैपिटल ऐसा है जो हर 1.5 साल में आपको दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ब्रीड की बोल या इस स्पेसिस की कैपेसिटी है कि ये हर 1.5 साल में अपने आप को दुगना कर देती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और कहीं पर इतना आपको जल्दी से जल्दी आपका मुनाफा नहीं होगा। ये व्यवसाय बनाने के लिए इससे बढ़िया मौका या इससे बढ़िया जानवर या इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। मालपुरा ब्रीड मध्यम से बहुत अधिक भार तक हो सकती हैं। अगर नर की बात करें तो इसका वजन 40 से 45 किलो तक हो सकता है और मादा मालपुरा भेड़ का वजन 30 से 35 किलो हो सकता है। अगर औसतन मटन की बाजार में कीमत 200 रुपए किलोग्राम है तो एक भेड़ 8 से 9 हजार में बिक सकती है और अगर वही भेड़ साल में एक मेमने को जन्म देती है तो पालक की कमाई दोगुनी हो सकती है। 6 मंथ्स में एवरेज बॉडी वेट की बात कर रहा हूँ मैं। मालपुरा भेड़ में 6 मंथ का एवरेज बॉडी वेट 30 kg है और 42 kg तक भी 6 महीने में बच्चे अपना वजन हमें देते हैं। तो कम लागत में और कम मैनेजमेंटल एफर्ट्स में ये भेड़ काफ़ी अच्छा आउटपुट देती है। हम किसानों के यहाँ भी काम करते हैं। हमने लगभग 35 से 40 रेवड़ है किसानों के जिन पर हम काम करते हैं, उनके यहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं और उसमें हमने देखा है कि हर किसान को लगभग 3 लाख रुपए की आय मिल जाती है इन भेड़ों से, सिर्फ एनिमल्स को बेचने से। तो साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं बातें खेती की, जिसमें हमने जाना डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला से कि कौन कौन से रोग और कीट लग सकते हैं मटर और चने की फसलों में और कैसे एक किसान इन फसलों को इन रोगों से बचा सकता है। तो आइए नजर डालते हैं अपने इस खास कार्यक्रम बातें खेती में। तो हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जो रोग लगते हैं, जो कीट लगते हैं, उस कीट से, उन रोगों से कैसे अपनी फसल को एक किसान बचा सकता है ताकि वो बढ़ती हुई कीमतों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। देखिए, रोग और कीट की बात करने से पहले जी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो रबी में इस समय हमारी जो दलहनी फसलें हैं जी उसमें हमारा चना, मटर ये प्रमुख फसल है। जी मसूर भी है हमारी, लेकिन इतनी ज्यादा मसूर नहीं बोई जाती है जितना कि हमारा चना और मटर बोते हैं। और मटर तो बल्कि 2 तरीके से, मटर के फलियां भी बेच लेते हैं और मटर को पका भी लेते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि किसान अधिक से अधिक दलहनी फसलें बोएं। दलहनी फसल अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही सेंसिटिव होती और कुछ ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं दलहनी फसलों के बारे में जिनसे अभी तक किसान अनभिज्ञ है और उससे किसान को न जानने की वजह से नुकसान हो जाता है। जैसे गेहूं में तो कहते हैं कि हम 21 दिन के बाद पानी दे दें जी, लेकिन हम जब दलहनी फसल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहला पानी देर से दें, इसलिए कि दलहनी फसलों की जड़ों में वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जी। तो ये बैक्टीरिया जड़ें जरा विकसित हो, उसमें बैक्टीरिया विकसित हो जाए तभी जो है सिंचाई पहली करनी चाहिए जी। दूसरे एक बहुत ही मतलब आवश्यक बात यह है कि हर फसल में ज्यादातर ये कहा जाता है कि फूल आने पर नमी अवश्य होना चाहिए, सिंचाई अवश्य करना चाहिए जी। लेकिन चने में यदि फूल आने पर सिंचाई कर दी जाती है तो उपज हमारी कम हो जाती जी। ये जानना बहुत आवश्यक है। और मटर में फूल आने पर जो है वो आवश्यक है कि सिंचाई की जाए। और तीसरी सबसे जो बहुत आवश्यक बात है वो ये है कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं जी, इनमें हर फसल के लिए हम कहते हैं बीज उपचार जो है वो थीरम कैप्टान वावस्टीन से करके बो दीजिए तो आपके जो है वो रोग नहीं लगेंगे जी। ठीक है, चने की फसल और मटर की फसल में भी बीज उपचार होता है लेकिन इसमें भूमि जनित रोग बहुत ज्यादा लगते हैं। ये भूमि जनित रोग भी और इसमें होते हैं
जिनकी वजह से हमारी फसलें जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। तो दोनों ही बातें हैं, बीज का उपचार जी भी करना चाहिए और भूमि का भी उपचार करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जब हम बीज का उपचार करते हैं जी तो हमको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। और मतलब दूसरी फसलों को हम नहीं करते हैं, लेकिन दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना आवश्यक है। रोग भी जो इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, और जैसा मैंने बताया कि भूमि जनित रोग इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, जैसे उकटा रोग है, विगलन रोग है, जी बीज विगलन रोग है, जी तो ये मूल विगलन रोग है। ये सब जो है भूमि से ही होते हैं। जो भूमि जनित रोग आपने बताए, ये क्या अलग अलग मिट्टी में, जैसे कि अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो अलग राज्य में अलग मिट्टी है तो वहाँ पर अलग तरीके के रोग होंगे, और अलग राज्य दूसरे राज्य में और तरह की मिट्टी है वहाँ पे कुछ और तरीके के रोग हो सकते हैं, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, ये तो क्षेत्र राज्य की बात नहीं है, क्षेत्र है जिसमें मान लिया कि हमारे जहाँ की भूमि थोड़ी अलग है। हाँ, नहीं, जहाँ हमारे ये शाकाण प्रवेश कर गए जिस जमीन में जी, तो अब अगर मान लिया वो शाकाण हमारे प्रवेश कर गए तो उनको हम जब तक किल नहीं कर देंगे, मार नहीं देंगे जी, तब तक हो सकता है कि वहां से हम 1 किलोमीटर के बाद जाएं, हो सकता है वहां शाकाण ना हो, तो वहां पर ये भूमि जनित रोग लगने की संभावना नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हम अपना वो जो हमारा एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम पहले से ही हम अपना क्यों ना सजग हो जाएं कि हमारे भूमि जनित रोग ना लगें। जी बिल्कुल। तो भूमि जनित रोग में जो है आपका हमारा उकटा रोग, ये उकटा रोग जो है क्या होता है कि एकदम पूरा का पूरा खेत जो है बिल्कुल सूखना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और ये भूमि जनित रोग है। एक तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रीष्म ऋतु की जुताई करें, ग्रीष्म ऋतु की जुताई करें, ताकि इसमें जो भी हमारे विषाणु हैं, शाकाणु हैं, और इसमें लार्वा प्यूपा जो कीट के भी लार्वा प्यूपा होते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जी। तो इनके नष्ट हो जाने से हमारा बहुत कुछ होता है। दूसरे हमने बीज उपचार की बात बताई दी है कि थीरम है, करावाक्सिल है और कैप्टान है, इनसे उपचारित करके बोएं। बिल्कुल। तो इससे हमारा जो है उकटा रोग से हमारा निदान हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है स्कोकाइटा विलाइट। स्कोकाइटा विलाइट ये भी एक बहुत भयंकर रोग है, और इसके रोग के लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक रसायन आता है जी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करना चाहिए। सागौन की खेती के बारे में, इसके पेड़ के बारे में एक बहुत ही नायाब चीज़ कहेंगे इस पेड़ के बारे में कि इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी के साथ साथ इसके पत्ते भी उपयोग में लाए जाते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताएं कि किस तरीके के फायदे होते हैं इसके उत्पादन से, किसानों को किस तरीके का फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। देखिए, सागौन जो वृक्ष है ये बहुत ही मूल्यवान वृक्ष है। इसकी लकड़ी जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके भीतर जो है फर्नीचर जी और उनकी इमारत की सुंदरता के लिए ये बहुत ही कीमती लकड़ी लगाई जाती है जी। जैसे यूकेलिप्टस और पॉपुलर जो है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, सागौन उतनी जल्दी तैयार नहीं होता है, जिसके कारण जो है किसान इसको लगाने में डरता है कि अगर हम इतने दिनों तक इसको लगाए रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी चोरी हो जाए, लोग काट ले जाएं। तो लगभग कितना समय लगता है इस पेड़ को विकसित होने में? इसमें देखिए ऐसा है कि 20 साल का जब हमारा पौधा हो जाता है, जो वृक्ष हो जाता है, ये इसकी कीमत 1 लाख रुपया करीब हो जाती है, अगर इसको अच्छी तरीके से आपने अच्छी परिस्थितियों में इसको जो है, क्योंकि ये अगर इसको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं जी तो ये 40 मीटर तक जो है ऊंचा हो जाता है। इतना ऊंचा आप समझ लीजिए वृक्ष होता है ये जी। इसके लिए जलवायु के लिए आपको मैं बता दूं कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापक्रम चाहिए जी, और 750 से लेकर के 1500 मिलीमीटर इसके लिए बरसात चाहिए। ये अनुकूल बात इसके लिए होगा, तापक्रम और बरसात जी। और ये आपका समुद्र तल से 900 मीटर तक जो है ये ऊपर होना चाहिए,
मतलब उग सकता है, 900 मीटर तक उगाया जा सकता है। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा उसके साथ, अगर मिट्टी की बात की जाए तो किस तरीके की मिट्टी चाहिए होती है, इसके लिए उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है? देखिए, बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी होती है जी, और दोमट मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मिट्टी जो मानी गई है वो है बलुई दोमट। सागौन का बीज जो है जी, पेड़ से फरवरी मार्च में बीज गिरता है, जी, तो इस बीज को इकट्ठा कर लेते हैं जी, और इसकी जो नर्सरी तैयार करने के लिए जो पौध हम लगाते हैं वो मार्च अप्रैल में डालते हैं। जी। अब अगर आपने बीज अपने यहाँ अगर आपने पहले से सागौन लगा रखा है तो आप फरवरी मार्च में जो है बीज इकट्ठा कर लीजिए। जी। और अगर आप शुरुआत में ही लगा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि वन अनुसंधान संस्थान कानपुर से ही बीज लाएं, ताकि शुरुआत में आपको अच्छा पेड़ हो और जब वो पेड़ आगे बढ़ेगा और जब वो बीज देगा तो उससे आपको और अच्छे पौधे तैयार करने का मौका मिलेगा। तो साप्ताहिकी में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे अपनी डायरी की, यानी बात देश डायरी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश डायरी में हम आपको जानकारी देते हैं कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़ी। तो इस बार देखते हैं कि देश डायरी में इस हफ्ते आपके लिए आपकी झोली में क्या था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के लिए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। पहला मोबाइल ऐप क्रॉप इंश्योरेंस से किसानों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर की जानकारी के साथ ही ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि और ऋण राशि की गणना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। दूसरा मोबाइल ऐप एग्री मार्केट मोबाइल के जरिए किसान 50 किलोमीटर के दायरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों के मूल्य और देश की अन्य मंडियों में मूल्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फसल विविधीकरण योजना को बढ़ावा देने के प्रयास में पंजाब सरकार मशरूम के ऑयस्टर और बटन किस्मों की खेती पर विशेष ध्यान दे रही है और यही वजह है कि पिछले साल राज्य में मशरूम उत्पादन 5044 टन हुआ था। ऑयस्टर की पैदावार 12 गाँव में और बटन मशरूम की खेती 261 अन्य इकाइयों में की गई थी। जल्द ही पूरे राज्य में मशरूम उत्पादों के लिए नई प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में मशरूम की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने वाली है। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उप समिति की बैठक में गन्ने की 3 नई प्रजातियां स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 2 प्रजातियां देर से पकने वाली हैं। इन प्रजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में ट्रायल भी कर चुकी है। इसमें से एक प्रजाति कोशा 5011 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत है। दिल्ली पुलिस ने एक ई-साथी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत आम जनता थाने के चक्कर लगाने से बच सकती है। स्कीम के तहत लोग अपने एंड्रॉइड फोन के जरिए ई-साथी ऐप पर पंजीकरण कराते ही पुलिस से सीधे जुड़ जाएंगे। इस स्कीम से जुड़ने के बाद लोगों को पुलिस से किसी भी तरह की शिकायत करने या फिर मदद लेने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके इलाके का बीट अधिकारी आपसे खुद ही संपर्क करेगा। सरकार दलहन के उत्पादन के प्रति किसानों को जागरूक करने और दलहन उत्पादन के उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2016 को दलहन उत्पादन वर्ष के रूप में मनाएगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आयोजित परिचर्चा में इसकी जानकारी दी। दलहन उत्पादन वर्ष के दौरान किसानों को उच्च पैदावार वाली दालों के बीज उपलब्ध कराने के साथ ही दलहन की खेती से मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि की भी जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत 27 राज्यों के 622 जिलों को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य की 11 से 17 साल तक की किशोरियों और 24 साल तक की आयु की युवा महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए विश्व बैंक की मदद से राज्य सरकार 540 करोड़ रुपए भी खर्च करने वाली है। तेजस्विनी योजना पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर भी लगा दी है।
इस योजना को राज्य के 17 जिलों में शुरू किया जाएगा। वहीं राज्य के बाकी 7 जिलों में पहले से ही सबला नाम से ऐसी योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक नई हेल्पलाइन डायल 100 परियोजना शुरू की गई है। इससे प्रदेश पुलिस कहीं भी और कभी भी मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी सेवा और राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 100 परियोजना का गोमती नगर विस्तार 7 में उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट पर सरकार सालाना एक सामान्य कॉल पर 15 रुपए और इमरजेंसी कॉल पर 750 रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मत्स्य पालन के संपूर्ण विकास और प्रबंधन के लिए एक आमूल योजना को मंजूरी दी है, जो कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के नीली क्रांति के अंतर्गत आती है। इस योजना को मंत्रालय की सागरमाला परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा गया है। ये केंद्रीय योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देगी। साथ ही इस योजना में 14.50 मिलियन मछुआरे भी शामिल हैं। इस योजना को पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में लागू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को नए साल पर नए कृषि बीमा का उपहार देने वाली है, जिसमें किसानों को कम प्रीमियम पर बेहतर लाभ मिल सकता है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। साथ ही देश के युवाओं का खेती में मन लगे, इसके लिए भी भारत सरकार जनवरी 2016 से बिहार के पीपरकोठी में कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना है कि दादरी के छपरौला औद्योगिक क्षेत्र की ज्यादातर इकाइयां बिना मानकों के चल रही है, जो जल और वायु प्रदूषण फैला रही है। इन कंपनियों से मुआवजे के तौर पर जुर्माना वसूला जाएगा। इनके खिलाफ प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। जय हो संकल्प सेवा का नाम के संगठन ने एनजीटी में अपील दाखिल की थी। इसकी सुनवाई में यूपीपीसीबी की ओर से दी रिपोर्ट में क्षेत्र की 9 कंपनियों को प्रदूषण के मामले में डिफॉल्टर घोषित किया था। इनमें से 2 को बंद करने के निर्देश दिए। एनजीटी ने जांच में पाया कि 137 कंपनियों में 30 पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जबकि 29 भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को जांच कर कमियां पाए जाने पर बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के बाजार में अमेरिकी चावल की दस्तक ने भारतीय चावल निर्यातकों की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिकी चावल से ईरान में भारतीय बासमती चावल को कड़ी चुनौती मिल सकती है। ईरान ने हाल ही में चावल एक्सपोर्ट के लिए नए परमिट जारी करने का फैसला किया है, जिसके आधार पर वो मार्च तक करीब 6 लाख टन चावल की खरीद कर सकता है। दुनिया के सभी बड़े चावल एक्सपोर्टर देश ईरान से नए इंपोर्ट परमिट को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं और वहां चावल एक्सपोर्ट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2011 में कोहरे के दौरान उत्तर मध्य रेलवे जोन में प्रयागराज समेत कुछ ट्रेनों के आपस में टकरा जाने से हुए हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रेलवे ने कोहरा बढ़ने पर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन जारी करने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इस दौरान एक सेक्शन पर 2 ट्रेनें ही चल सकती हैं, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नल में कई ट्रेनें चल सकती हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में सामान्य मौसम में 150 मीटर के फासले पर 2 ट्रेनों का संचालन होता रहता है। इससे ट्रेनों का परिचालन सही समय पर होता है और स्पीड भी बेहतर रहती है, क्योंकि पीछे वाली ट्रेन को आगे वाली ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होता है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से साप्ताहिकी में स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कार्यक्रम, जिसका नाम है खबर मुनाफे की। इस बार हमने खबर मुनाफे में
सभी मसालों के बारे में बात की। अगर जीरे को छोड़ दे तो जीरे को छोड़कर बाकी सभी मसालों में हमें बढ़िया एक्सपोर्ट देखने को मिला है और सभी मसालों में एक अच्छा व्यापार जनरेट होने की आशंका जताई जा रही है। तो आइए डालते हैं एक नज़र खबर मुनाफे में और जानते हैं कि इस बार का एक्सपोर्ट सभी मसालों का किस तरीके का रहेगा। स्पाइस बोर्ड से मिले एक्सक्लूसिव आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 2025 टन इलायची एक्सपोर्ट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 921 टन इलायची का एक्सपोर्ट हो पाया था। यानी इस साल छोटी इलायची का एक्सपोर्ट 120% बढ़ा है। हालांकि वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च के दौरान छोटी इलायची के एक्सपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी हुई थी, जिस वजह से पूरे वित्त वर्ष का एक्सपोर्ट 3,795 टन तक पहुंच गया था। इस साल पूरे वित्त वर्ष के लिए स्पाइस बोर्ड ने 3,000 टन इलायची एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया हुआ है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के सूत्रों से मिले एक्सक्लूसिव आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 की पहली छमाही के दौरान देश से 1,77,000 टन लाल मिर्च एक्सपोर्ट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश से 1,64,000 टन लाल मिर्च का एक्सपोर्ट हुआ था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2015-16 के पूरे वित्त वर्ष के लिए 3,15,000 टन लाल मिर्च एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट हो रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि एक्सपोर्ट का आंकड़ा 3,50,000 टन को पार कर जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान देश से 3,47,000 टन और 2013-14 के दौरान 3,12,000 टन लाल मिर्च का एक्सपोर्ट हुआ था। छोटी इलायची की बात करें तो इसके एक्सपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। बेजी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम खबर मुनाफे की में। आज हम आपसे मसालों के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो इलायची का एक्सपोर्ट है उसमें 120% का उछाल देखने को मिला है और वहीं अगर हम लाल मिर्च की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट लाल मिर्च का हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आंकड़े क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी स्पाइस बोर्ड से जो डेटा निकल के आए हैं उसमें तकरीबन अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से तकरीबन 2025 टन इलायची का एक्सपोर्ट हो चुका है। चूंकि अगर हम बात करें ठीक इससे पिछले साल की तो मात्र 921 टन का इलायची का एक्सपोर्ट हो पाया था। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले साल 921 टन का आंकड़ा था और इस साल हम देख रहे हैं कि 2025 टन इलायची एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो काफी अच्छी तकरीबन 120% की बढ़ोतरी हमें इलायची के एक्सपोर्ट में इस साल देखने को मिली है। हालांकि 2014-15 की जो दूसरी छमाही थी यानी कि अक्टूबर से मार्च के दौरान छोटी इलायची का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और तकरीबन अगर हम पूरे वित्त वर्ष पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट तकरीबन 3,795 टन तक पहुंच गया था। हालांकि अगर हम इस साल की बात करें, इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो स्पाइस बोर्ड ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तकरीबन 3,000 टन इलायची एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 3,000 टन में से 2025 टन आंकड़ा तो अभी इलायची के एक्सपोर्ट का पहुंच ही गया है और जिसका मुख्य वजह है इलायची का अच्छी मात्रा में यहाँ पर हमारे भारत देश में उत्पादन होना बताया जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी मेन स्पाइसेस हैं उनमें सब में दर बदर एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट में। ये एक अच्छा संकेत है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल है उसको बैलेंस करने के लिए और साथ ही साथ हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भी। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 2.79 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2.59 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। आइए नजर डालते हैं गेहूं की इस रिपोर्ट पर। जी हां, सीजन में गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 7.23% घट गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 2.79 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2.59 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। गेहूं की बुआई में गिरावट औसत से कम बारिश की वजह से मिट्टी में नमी घटने की वजह से रही है। खरीफ की फसलों का कुल बुआई क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले 3.7% घट गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल क्षेत्रफल 5.4 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 5.2 करोड़ हेक्टेयर रह गया है।
गेहूं के साथ तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल भी पिछले साल के मुकाबले घटा है। अब तक तिलहन की कुल बुआई पिछले साल के मुकाबले 6% घटकर 69.67 लाख हेक्टेयर में हुई है। चावल भी पिछले साल के 13.62 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 12.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया गया है। हालांकि दालों की बुआई क्षेत्रफल में बढ़त देखने को मिली है। कुल बुआई क्षेत्रफल 124.7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 125.95 लाख हेक्टेयर रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल जो गेहूं का रकबा है वो 7% घट गया है, जिसकी वजह से अब उत्पादन पर थोड़ा सा यहां पर कमी का असर देखने को मिल सकता है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मल जी। उनसे हम जानेंगे कि अब तक का जो बुआई क्षेत्र एरिया है वो क्या कहता है। निर्मल जी, हमारे इस कार्यक्रम खबर मुनाफे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल जी, अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है कृषि मंत्रालय द्वारा, ये कहा गया है कि जो गेहूं का बुआई क्षेत्रफल है उसमें 7% की कमी देखने को मिल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे अब तक का जो स्टेटस है वो क्या कहता है? बिल्कुल, ये जो सरकारी रिपोर्ट आई है, कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है 23 दिसंबर तक के जो आंकड़े इसमें दर्शाए गए हैं, तो उस लिहाज से अगर देखते हैं तो गेहूं का जो अभी जो बुआई क्षेत्रफल है पूरे देश में, उसमें तकरीबन 7% की जो है वो पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो कमी यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर आप देखो तो मुझे लगता नहीं है कि जैसा जिस तरीके से अगर आप देखें कि कमी जो है वो क्षेत्रफल में देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यहाँ पे उत्पादन में जो है वो किसी तरीके की गिरावट जो है वो या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, इस तरीके का मुझे अभी समीकरण नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जो इससे पहले वाली रिपोर्ट आई थी और जो उससे भी पहले की रिपोर्ट थी, मतलब कि जो लास्ट 3 रिपोर्ट्स आई हैं, इन 3 रिपोर्टों में अगर आप देखो तो जो रकबा है, रकबे में जो कमी जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो है कवर होती हुई नजर आ रही है। अभी जैसे 7% की है, उससे पहले जो आंकड़ा था वो तकरीबन 13%, 15% के आसपास का था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जो रकबा है वो थोड़ा सा पिछड़ा जो है पिछले साल से ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें तो समय के साथ वो जो है वो पूरा होता हुआ लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अब रुक करते हैं अपने अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है पूछें अपना सवाल, जिसमें हमारे किसान भाई हमें कॉल करते हैं और कृषि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नरेश बात कर रहा हूँ गुजरात से। अच्छा जी, धन्यवाद। सर, मेरा ऑर्गेनिक फार्म है अमरूद का जी, और उसके अंदर अभी कुछ दिनों से अमरूद मतलब फटने जैसे दिख रहे हैं, तो उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? हाँ देखिए, मैं ये जानना चाहूंगा पहले कि जो अमरूद फट रहा है उसकी स्टेज क्या है, किस स्टेज पे जाकर के फटता है? एक्चुअली मेरे पास 1 kg वेरायटी है, तो अभी 200 ग्राम की वेरायटी 200 ग्राम तक हुई है और फटने लगे हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करें, हाँ जी, एक बोरान केमिकल आता है, बोरान, हाँ जी, जिसको बोरेक्स कहते हैं, तो ऑर्गेनिक में मिल जाएगा सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि बोरान का स्प्रेइंग करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक मिल जाएगा ना बोरान? हाँ, बोरान जो, अरे ये आप देखिए ज्यादातर ये सुनार लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बोरेक्स वही बोरान है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप 1% का सोल्यूशन बनाएं और बना करके इसका स्प्रेइंग कर दें। और ये स्प्रेइंग 15 लीटर में कितना डालना होता है? 15 लीटर पानी में। हाँ जी, देखिए ऐसा है, 1% का मतलब हुआ 1 ग्राम 1 लीटर में, तो 15 ग्राम हो गया आपका 15 लीटर में। 15 लीटर में, ठीक है जी। और इसका छिड़काव, पहला जो छिड़काव करें आप, उसके बाद फिर 15वें दिन आप जो है दूसरा छिड़काव जरूर कर दें। ओके सर जी, थैंक यू। हेलो, मोहम्मद जी बात कर रहे हैं? हाँ, मोहम्मद जी बोल रहा हूँ। मोहम्मद जी, बीते दिन आपका एक सवाल आया था, प्याज की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे कांदा लगाने का, ठीक है, मुझे कांदा किस महीने में लगाया जाता है, कौन से समय में? बिल्कुल, इनका सवाल है, ये प्याज की खेती करना चाहते हैं, किस महीने में उचित रहेगा जब ये प्याज की खेती लगाएं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं इसी के रहने वाला, इसी बलरामपुर में। अच्छा जी। तो देखिए यहाँ पर जो है रबी में प्याज लगाया जाता है।
रबी में अक्टूबर नवंबर में प्याज लगाया जाता है। वैसे प्याज की खेती जो है वो साल में 3 बार होती है, एक खरीफ में, एक पिछैती खरीफ और एक रबी। और जो पिछैती खरीफ में प्याज लिया जाता है उसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, तो सर यानी किस महीने में, यानी जैसे अपने को प्याज का पहले बीज डालना पड़ेगा, बीज डाल के मिलने के बाद रेडी होगा तो उसके बाद में अपने को प्याज डालना पड़ेगा? हाँ देखिए, प्याज की पहले आपको नर्सरी डालनी पड़ेगी। हाँ, और नर्सरी डालने के बाद जब आप उसकी रोपाई करेंगे, हाँ लगभग जो है आपका जो नर्सरी आप डाल रहे हैं उस नर्सरी को आप फिर रोपाई करेंगे तो उससे रोपाई करने के बाद ही आपको प्याज अच्छा प्राप्त हो पाएगा। टमाटर की खेती मैंने की है जी जी, तो उसमें ये जो पीला वाला रोग आ रहा था, तो इसके लिए हमको कौन सी दवाई डालनी चाहिए, क्या है? जी, टमाटर आपने कर रखा है? जी जी। तो टमाटर के फल में आप रोग लगा हुआ है या पत्तियों में रोग लगा हुआ है? टमाटर के पत्तियों में रोग लगा हुआ है। जैसे पानी आनी मैं सिंचाई करता हूँ तो उसमें पीलापन आ जाता है। अच्छा ठीक है, देखिए मैं कुछ आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उनको आप बताइए तब मैं आपको अभी दवा बताता हूँ। पहले ये बताइए, जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या वो पत्तियां पहले सिकुड़ती हैं? जी हाँ, पहले सिकुड़ती हैं, बाद में पीली पड़ती है। जब मैं पानी लगाता हूँ तभी सर। हाँ देखिए, पत्तियां जब आपकी सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने के बाद जो पीली पड़ जाती हैं, ये आपका मोज़ेक बीमारी है जी। और इसके लिए आपको एक रसायन में बता रहा हूँ, डाइथेनियम 45। अच्छा। अब देखिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 2% का घोल बनाना है। अच्छा। 2% का मतलब हो गया 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोलेंगे। अच्छा। तो जितना आपका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आप इस मात्रा को, दवा की मात्रा को और पानी की मात्रा को आप बढ़ा देंगे इसी अनुपात में। और सर ये जानकारी चाहते हैं, जैसे अभी फल सड़ना शुरू हो गया तो सर इसमें कौन सी दवाई डाल सकते हैं? देखिए, वो मोज़ेक की वजह से ही है, क्योंकि पौधा पूरा जो है उसे मोज़ेक से ग्रसित है। तो ऐसी अवस्था में जो फल आपका बढ़ नहीं रहा होगा, हाँ, तो वो जब बढ़ता नहीं है तो ऐसी दशा में धीरे धीरे वो फिर बाद में सड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये दवा छिड़केंगे तो उससे आपको दोनों बातों के लिए फायदा होगा। आप इमरान जी के पिताजी बात कर रहे हैं? हाँ। बिल्कुल, हमारे पास ईमेल के जरिए आपके बेटे का एक सवाल आया था सफेदी की खेती के बारे में, वो जानना चाहते थे। हाँ, हमको ये सफेदा बोलते हैं कि लिक्कस बोलते हैं, ये लगाना हमको। अच्छा जी। तो हमारे पास करीब 7.5 बीघे खेत हैं। ठीक है जी। तो सब में लगाना सफेदा। देखिए, सफेदा के लिए बीज जो है वो बीज संरक्षण संस्थान कानपुर से मिलता है। अच्छा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो नर्सरी डालनी पड़ेगी। हाँ। और यदि आप नर्सरी नहीं डालना चाहते हैं तो वन विभाग हर तहसील में अपनी नर्सरी डालता है। हाँ। तो वहां से भी आप जो है पौध ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें लगाना कैसे है। हाँ। तो लगाने के लिए आप जो है 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लीजिए। अब आप अगर मेड़ों पर लगाते हैं तो 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी रहेगी? 2 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर। 2 मीटर। हाँ, अगर आप सघन खेती करते हैं और पूरे खेत में सब में लगाना चाहते हैं तो आप ये 1.5 मीटर पर लगाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर। हाँ, उसमें हमको और खेती नहीं करनी है, बस यही पौधा ही पौधा। हाँ, इसीलिए अगर आपकी दूसरी खेती नहीं करनी, इसीलिए तो ये 1.5 मीटर पर लगाना है। 1.5 मीटर। हाँ, 1.5 मीटर पर। और इस तरीके से आप लगाएंगे और इसमें समय समय पर आप सिंचाई करते रहेंगे। और सिंचाई के साथ ही साथ में एक बार आपको जो है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास जो है ये आपको देनी पड़ेगी। तो साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का साप्ताहिकी में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे होम फार्म के बारे में।
हमने आपको दिखाया होम फार्म में कि कैसे गुलाब की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और अपनी बगिया में और छत में आप इन फूलों को लगाकर कैसे सजा और संवार सकते हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। देखिए, रोज़ जिसका नाम गुलाब है बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण फूल है और इसको फूलों का राजा भी कहा जाता है। बिल्कुल। और यदि हम प्रजातियों की बात करें या किस्मों की बात करें तो बहुत ही अधिक तादाद में इसमें प्रजातियां उपलब्ध हैं। प्रजातियां लगभग इसमें 15 प्रजातियां इसमें उपलब्ध हैं और उन प्रजातियों को क्रॉस कर करके भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाबों को विकसित किया गया है। जी। गुलाब को यदि हम वर्गीकृत करते हैं तो मोटे तौर से 4 से 5 भागों में हम बांटते हैं। जी। एक वो गुलाब जो HT गुलाब कहलाता है, हाइब्रिड टी रोज जिसको हम बोलते हैं, जो लंबी डंडी पे बड़ा फूल आता है, सिंगल फूल आता है, बड़ा है, जो कि अभी आपने इस प्रदर्शनी में भी देखा है। जी। और जो कि कट फ्लावर में आम आपको बाजार में भी देखने को मिलता है। जी। उसको हम गमले में लगाते हैं, हम अपने उद्यान में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, उसको हम कट फ्लावर में यूज़ करते हैं। जी। उसके बाद है फिर दूसरी जो प्रमुख उसका जो ग्रुप है वो है हमारा फ्लोरिबंडा ग्रुप। जी। फ्लोरिबंडा में है गुच्छे में फूल आते हैं, उसमें भी बड़े साइज के आकार के फ्लावर होते हैं। जी। फिर है पोलियंथा ग्रुप। पोलियंथा ग्रुप में छोटे फ्लावर होते हैं बट गुच्छे में बहुत तादाद में फ्लावर आते हैं। फिर है मिनिएचर। मिनिएचर में छोटे फ्लावर आएंगे, झाड़ी नुमा होगा। उसके बाद है क्लाइंबिंग टाइप, जो आप देखते हैं दीवारों पे चढ़ जाता है, परगोला पे लगाते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ जाता है, वो लता की तरह बिहेव करता है और उसमें गुलाब में पीला और सफ़ेद कलर प्रमुख है। तो सर, क्या इसे घर पे लगाना भी उतना आसान है या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक हमें जलवायु और मिट्टी की ज़रूरत होती है? इसे घर में हम लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो? यदि हम गुलाब की उत्पत्ति और इसको लगाने की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी से लेके जो ला फ्रांस सबसे पहली प्रथम किस्म इसमें विकसित हुई थी, वो इसमें विकसित हुई है। और उसके बाद धीरे धीरे ये मेडिटेरियन रीजन से गुलाब हमारे भारतवर्ष भी पहुंचा और बहुत सारी ऐसी किस्में और प्रजातियां हैं जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, खास करके हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती हैं। और उससे ज़्यादातर जो किस्में हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर BP पाल का। उन्होंने बहुत सारी किस्में विकसित की और डॉक्टर BP पाल की किस्मों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी हमारे विभाग में इस संस्थान में काफ़ी किस्में हमने विकसित की हैं। यदि हम टोटल नंबर यदि देखें तो आज के टाइम में गुलाब में लगभग हजारों किस्में उपलब्ध हैं। गुलाब व्यावसायिक दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है। आजकल तो यहाँ तक कि गुलाब को ग्रीन हाउस में भी उगाया जाता है और पूरे साल आप ग्रीन हाउस से गुलाब का उत्पादन ले सकते हो और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और डोमेस्टिक मार्केट में इसकी काफ़ी खपत है। और गुलाब के आप मार्केट में जैसा देखते हैं कि 20 का बंडल बनाया जाता है और इसका जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे किसान भाई गुलाब को अपने ग्रीन हाउस में लगा करके, या तो जैसे कि हमारे उत्तरी भारत में और यहाँ तक कि जैसे कि पुणे के आसपास गुलाब के बहुत सारे ग्रीन हाउस में, बेंगलोर के आसपास ग्रीन हाउस काफ़ी हैं, वहाँ पे किसान इसको ग्रीन हाउस में बहुत ही अधिक मात्रा में उगाते हैं और मार्केट में बेच करके इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। यदि हम इसके बाजार की बात करते हैं तो गुलाब भिन्न भिन्न मौसम पे, भिन्न भिन्न ओकेजन्स पे, जैसे कि आप देखते हैं कभी शादी है, ब्याह है, नया साल है, मदर्स डे है, इवन कि जैसे कि वैलेंटाइन डे की हम बात करें तो गुलाब की एक स्टिक 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक भी मिलती है। लेकिन औसतन भी यदि हम इसके बाजार भाव की बात करें तो 5 से 10 रुपये प्रति स्टेम, प्रति एक डंडी इसका बाजार भाव रहता है। और गुलाब से लगभग हम औसतन यदि बात करते हैं तो लगभग हम खुले खेत में यदि खेती करना चाहते हैं तो 2-2.5 लाख रुपया प्रति एकड़, और यदि ग्रीन हाउस में इसकी हम बात करें तो करीब करीब 4-5 लाख रुपया प्रति एकड़ की इसमें आमदनी किसान भाइयों को मिल सकती है। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।